लेकिन अभिकरण वाला, जहाँ तक मेरा यहाँ पे अभिमत है, वहाँ पे अभिकरण पे ज़्यादा स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा स्पष्ट है। तीसरा है प्रश्न आडंबर पूर्ण न हो। कई बार प्रश्न पूछते समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के प्रश्न पूछते हैं। मतलब कि प्रश्न तो पूछेंगे, जैसे कभी कोई व्याख्यान होता है, उस व्याख्यान में कभी प्रश्नकर्ता जब प्रश्न पूछते हैं तो इतना उसको बढ़ा चढ़ा के इससे लगेगा कि इन्होंने इस पे बहुत कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो आडंबरपूर्ण, वो सामने वाले को न वो प्रभावित कर पाता है और सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता है कि हमें इसको प्रश्न को लेना कहाँ से है और इसको बताना कहाँ से है। और अगला क्या होगा, प्रश्नों का स्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नों का स्तर। हम जब भी प्रश्न पूछें तो प्रश्नों के 3 स्तर होते हैं, एक स्मृति लेवल पर, एक बोध लेवल पर और एक चिंतन लेवल पर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत सीधा सा प्रश्न है। तो विद्यार्थी इस बात को निश्चित रूप से कहेंगे, अगर आप जीव विज्ञान का विषय पढ़ा रहे हैं तो हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आप बोध प्रश्न, ये स्मृति लेवल का हो गया, क्योंकि ये बात आपने तथ्यात्मक है, आपने पढ़ाया है, विद्यार्थी ने पढ़ा है, कहीं सुना है, ये तथ्यात्मक हो गया। तो ये स्मृति लेवल पे, यहाँ पे सिर्फ विद्यार्थी की मेमोरी लेवल को चेक किया था कि उसके स्मरण जो कितनी अच्छी है, वो पुरानी बातों को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। और दूसरा हो गया हमारा बोध लेवल पे, जैसे कि विद्यार्थी वृक्षों को आपने पढ़ाया, आपने बताया कि वृक्षों के बारे में, उसने पेड़ को लगाया, वृक्ष को विद्यार्थी देखते हैं, तो वहाँ पे पूछते हैं कि भाई जड़ भी आपने पढ़ाया, तो जड़ कितने प्रकार का, ऐसे कोई उदाहरण आप दे सकते हैं कि ये मूसला जड़ और ये स्थानिक जड़ का ये कोई उदाहरण। तो विद्यार्थी जैसे घास जो होती, घास, तो उसको अगर वो चूंकि बागवानी करता है तो वो उसके जड़ों को देखता है कि उसकी जड़ें क्या होती हैं, बिखरी होती हैं, तो बोलता है कि ये स्थानिक जड़ है। और जो मूसला जड़ जो बिल्कुल सीधी होती है, जैसे कि जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, आम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, ये जो भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी वो मूसला जड़, क्योंकि उनकी जड़ें काफी नीचे गहराई में लगी हुई होती हैं। तो ये बोध का प्रश्न हो गया, क्योंकि विद्यार्थी इसको अनुभव करता है। और तीसरा हो गया स्मृति, बोध और चिंतन लेवल पे, कि यदि चिंतन लेवल पे, तो चिंतन लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा कि यदि पौधे के जड़ों को काट दिया जाए तो वृक्ष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पौधे के जड़ को काट दिया जाए तो पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह स्मृति लेवल का प्रश्न नहीं है, यह बोध लेवल का प्रश्न नहीं है। क्योंकि हम और आप लोग बड़े हो गए हैं, अनुभव हो गया है, तो हम लोग आसानी से कह देंगे, लेकिन वहां पे विद्यार्थी सोचेगा। ये चिंतन लेवल का प्रश्न है, या उसके मस्तिष्क से एक प्रक्रिया होके ये बातें गुजरेंगी कि अगर जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा, तब उस पर वो चिंतन करेगा। फिर वो देखिए, छोटा सा प्रश्न है लेकिन कितनी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, सर वृक्ष क्यों सूख जाता है। तो टीचर फिर उसकी व्याख्या करेगा कि जड़ों के माध्यम से ही वो जड़ से, मिट्टी से अपना भोजन जड़ों से होते हुए और उसके तनों तक ये पहुंचता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों का स्तर और हम लोग इसको समझ गए होंगे। अब प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न एक होता है, एक शिक्षण करते समय एक प्रोबेबल प्रश्न होता है, जिसको हम लोग कहते हैं खोजपूर्ण प्रश्न। जैसे कि विद्यार्थी कितना जानता है, हम जब उसको गहराई से जानने के लिए हम उसको जब पूछते हैं तो उसको प्रोबेबल प्रश्न कहते हैं। आप लोग कोई फिल्म देखते हैं, जैसे कि आप लोग डायरेक्ट तो वकालत में, कोर्ट वगैरह में तो गए नहीं हैं,
तो या गए होंगे कुछ लोग, तो अगर यहाँ पे अगर मूवी देखते हैं तो जो अदालत वाली जो मूवी होती है उस टाइप से, यहाँ पे कि वकील, जज और कटघरे में जो भी होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए हमें उस प्रश्न पूछता, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसके मन में जितनी भी बातें छुपी हुई हैं वह क्या हो जाए, उजागर हो जाए। और प्रश्न को डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, प्रश्न को काफी भूमिका बना के, ताकि हम जहां पर पहुंचना चाहते हैं वो वहां पे हम पहुंच जाएं। तो प्रोबेबल प्रश्न को इससे क्या होता है, प्रोबेबल प्रश्न मतलब कि यह थिंकिंग से रिलेटेड है, कि विद्यार्थियों को गहराई से उस विषय वस्तु को जानने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके थिंकिंग लेवल पे। देखिए अब यहाँ पे एक और बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, थिंकिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? देखिए ये शिक्षक को भी जानना बहुत जरूरी है और विद्यार्थी को भी बहुत जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में ये आपको इसमें प्रवीणता दिलाने के लिए यह कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, आप लोग पुराने समय में, आज के जो जब एलईडी टार्च नहीं आए थे, तो जो पुराने टार्च होते थे उनके आप लोग जलाए होंगे, तो उसके फोकस को देखे होंगे कि उसकी फोकस बिखेर के जाती थी ना। और जो नए वाले जो टार्च आए हैं एलईडी लाइट, इसका फोकस बिल्कुल मतलब बिल्कुल पॉइंट पे जाता है। यही है कन्वर्जेंट और यही है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब कि बिल्कुल टू द पॉइंट पर फोकस होना, वह कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि विषय वस्तु से संपूर्ण आगे पीछे अलग अलग पूरी परिस्थितियों में ज्यादा हट के, कभी टॉपिक पे कभी बाहर, कभी टॉपिक पे कभी बाहर। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डाइवर्जेंट थिंकिंग ये उतनी उपयोगी नहीं हो सकती है जितने की कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग यह विद्यार्थियों को विषय वस्तु पर यह फोकस करती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्य को यह प्राप्त करती है कि विद्यार्थी जो प्रकरण है उस प्रकरण पर ही अपना ध्यान को वो फोकस करे और शिक्षक उस प्रकरण को में ही क्योंकि ताकि जिससे विषय वस्तु गहराई में उतर सके और विषय वस्तु की जो गूढ़ जो बातें हैं उसको विद्यार्थी समझ सके। अच्छा, प्रोबेबल क्वेश्चनिंग को हम लोग हिंदी में उत्खनन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें हम इस बात को हम लोगों ने जाना कि इसमें विद्यार्थी विषय वस्तु को कितनी गहराई से सोच सकता है। प्रोबेबल प्रश्न जब शिक्षक अगर इस कौशल में अगर प्रवीण है तो इसको करते समय जब विद्यार्थी से प्रश्न पूछा जाए तो कुछ बातों को वो ध्यान रखे। जैसे कि विद्यार्थी अगर प्रश्न टीचर ने एक प्रश्न को पूछा, उत्खनन प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी अगर उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है या लमसम विषय वस्तु के नजदीक तक अगर उत्तर आ रहा है तो वह क्या करे, उसको संकेत दे। जब हम उसको संकेत देते हैं तो क्या होता है, विद्यार्थी उस प्रश्न के उत्तर के काफी करीब आने का वो अपना प्रयास करता है। यदि विद्यार्थी उत्तर देते देते थोड़ा दूर चला जाए तो पुनः एक ऐसे प्रश्न को बनाते हैं कि जिससे विद्यार्थी, उसका दूसरा स्टेप है पुनः केंद्रीकरण, मतलब हम फिर उसको अपने प्रकरण पे लाने का हम लोग उसको प्रयास करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं पुनः केंद्रीकरण। मतलब हम लोग विषयांतर ना हो जाए लेकिन उसको रोकना नहीं है। उसकी जिज्ञासा, उसका चिंतन जितना ज्यादा बनता जाएगा उतना ज्यादा वह इस प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा। इसलिए उसको वहां पे रोकना नहीं है, उसको पुनः
सेंटर में लाने का हमको प्रयास करना है। अगला है पुनः प्रेक्षक। हम उसको ऑब्जर्व भी करते रहते हैं कि विद्यार्थी जो प्रश्न का उत्तर जो दे रहा है वह उत्तर कितना सटीक है, कितना सर्वव्यापी है और क्या कितना सही सही सोच पा रहा है। और अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आलोचनात्मक सजगता। शिक्षक को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। मैं पुनः रिपीट करता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं कि प्रश्न अगर जहां आपने पूछ दिया कि बस चेहरे की भाव भंगिमा बदल ही जाती है और फिर ऐसा वो बिहेव कर देंगे कि उसके बाद किसी विद्यार्थी में हिम्मत तो नहीं ही होती है कि फिर वो उनसे प्रश्न पूछें। आलोचनात्मक सजगता, ऐसे प्रश्न जैसे अपने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी 2-3 प्रश्न पूछे तो फिर वो, अरे तुम तो केवल आता जाता कुछ है नहीं, केवल प्रश्न पूछते रहते हो, या कुछ अन्य ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। वो फिर वहां पे क्या होता है, विद्यार्थी नर्वस हो जाता है और फिर प्रश्न पूछने की उसमें साहस नहीं रह पाती है। अच्छा, एक अब यहाँ पे एक मैं आपको नोट आप लोग कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण। आप लोग अपने बीएड में जब आप लोग प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ पे आप लोग इस का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं बहुतायत में देखता हूं कि इस कला को बताने के बाद भी आप लोग सीख नहीं पाते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू में, प्रश्न के शुरू में नहीं करना चाहिए और प्रश्न के अंत में नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं? गलत। ऐसा क्यों? गलत। प्रश्न हमेशा लगते हैं। मेरे लगने का अर्थ आप लोग यहां पे ऐसे समझेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षक हो, चूंकि आज वो पढ़ा रहा है, जब शिक्षक भी कभी अपने प्रोग्रामों में जाते हैं और ये जब होता है, जब उनसे भी जब प्रश्न होते हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार घबराहट, प्रश्न को लेके घबराहट होती ही है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। आप बड़े से बड़े अधिकारी से भी प्रश्न पूछिए तो प्रश्न पूछने से व्यक्ति क्योंकि प्रश्न, क्या प्रश्न पूछते हैं भाई? आप कह दीजिए कि आप इतना सुनने के बाद आपका एक लास्ट में आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, कैसा फील होता है? जरा उस बात को फील कीजिए। सोचिए कि आपके सन्मुख छोटे छोटे विद्यार्थी बैठे हैं जो सहज जिज्ञासा को लेके आए हैं कि आज कुछ नया, कुछ सीखने को मिलेगा, शिक्षक हमें कुछ नया चीज बताएगा। और आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आप कितने प्रश्नों का निर्माण करते हैं? कभी आप लोगों ने गिना है? आप लोगों ने प्रस्तावना प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद से फिर आप लोग विकासात्मक प्रश्न में आप लोग 3 बनाते हैं, फिर आप लोग स्पष्टीकरण देने के बाद से 3 प्रश्न पूछते हैं, मूल्यांकन के प्रश्न, फिर आप लोग विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर आप लोग पढ़ाते हैं, फिर आप लोग 3 मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। संख्या 2 कर लीजिए, लेकिन मानक जो स्टैंडर्ड मानक जो किताबें कहती हैं वो 3 का है। फिर आप लोग बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं, फिर गृह कार्य में प्रश्न के माध्यम से ही देते हैं। जरा गिनती करके देखेंगे तो लगभग आपके 27 प्रश्न, 25 से 27 प्रश्न हो जाते हैं। जरा सोचिए कि आपके एक लेक्चर में 27 प्रश्नों को आपको लेना है और आपके प्रश्न अगर इस प्रकार से होंगे जो विद्यार्थियों को लगे का मतलब जो असहज बनाए, तो क्या विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर देगा? संभवतः नहीं। आपसे अगर बहुत ज्यादा कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएं कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, यह बीच में आए। हमारे देश का क्या नाम है? आपको लगा
हमारे देश का क्या नाम है। बिल्कुल एक सरल और सीधी प्रश्न हो गई। और हमारे देश का नाम क्या है, तो क्या, अब प्रश्न तो यहां पे मैंने सरल पूछा है, लेकिन अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में काफी कठिन कठिन और काफी गंभीर प्रश्न होते हैं। दर्शन शास्त्र में भी काफी गंभीर प्रश्न होते हैं। तो वहां पे इन प्रश्नों को अगर आप शुरू में रखते हैं तो लगता है जैसे कि प्रश्न हम ही से पूछा जा रहा है, विचार करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे ही आप इन शब्दों को बीच में प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को ये फील नहीं होता है कि प्रश्न पूछा गया है। ऐसा लगता है कि एक विषय वस्तु रखी गई है, एक समस्या उत्पन्न हो गई है, उन समस्या पर हमें अपने विचार देने हैं। क्योंकि प्रश्न के उत्तर हमेशा मूल्यांकित हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न को रखा गया और उस पर लगता है कि आपको अपने विचार देने हैं। तो और विचार तो सही भी हो सकते हैं, विचार इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, विचार काफी करीब या काफी थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, विचार तो गलत नहीं हो सकते हैं। तो और इससे क्या होता है, विद्यार्थी प्रश्न देने के लिए भी उत्सुक होता है और शिक्षक को अपने उद्देश्यों में सफल होने में सहायता मिलती रहती है। अच्छा, अब एक प्रश्न, सबसे इसमें प्रश्न पूछते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, आप लोग उसको नोट कर लेंगे क्या। तो सम्यक वितरण प्रश्न, सम्यक वितरण प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो ऐसा न लगे कि किसी पर्टिकुलर विद्यार्थी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं अक्सर ये देखता हूं कि कुछ व्यक्ति पढ़ाते हैं तो एक ही विद्यार्थी पर सेंटर्ड हो जाते हैं, और कोई भी काम करवाएंगे या कोई पूछेंगे तो बस एक ही विद्यार्थी को पकड़ लेंगे और उसी से सब कुछ। फिर बाद में कुछ समय तो ठीक, लेकिन बाद में व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत, असहज महसूस होता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न को पहले प्रश्न को पूछ दे। आप खड़े हो जाइए, ये गलत विधि है। पहले शिक्षक को प्रश्न पूछ लेना चाहिए और पूछने के 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद अब आप पूछिए कि इसमें से इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग बताएंगे या कौन कौन बता सकता है। अपने हाथ को आप मर्यादा अनुशासन बना रहे तो अपने हाथ को आप लोग खड़ा करेंगे। ये एक राइट वे हो सकता है, लेकिन छोटी कक्षाओं में ये ज्यादा उपयुक्त है, अपर कक्षाओं में ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है। सरल प्रश्नों के उत्तर तो होता है, लेकिन अपर क्लास में सरल प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। अपर क्लास में चूंकि वो लेवल भी बढ़ जाता है तो प्रश्न भी उसी लेवल के होते हैं, तो वहां पे हाथ खड़े कीजिए ऐसी बातें सामान्यतः नहीं देखी जाती है। देखी जाती भी है लेकिन सामान्यतः नहीं देखी जाती है। सम्यक वितरण मतलब कि प्रश्न सब पे जा सकता है और किसी पे भी नहीं जा सकता है। मतलब जब प्रश्न पूछे जाए तो प्रश्न की प्रोबेबिलिटी ये हो कि प्रश्न किसी के ऊपर भी जा सकता है। और जब भी पूछे तो प्रश्न, अगर विद्यार्थी हाथ खड़ा भी किया है तो कुछ प्रश्न आगे से लें, कुछ जो विद्यार्थी आगे के टेबल बैठे हैं, कुछ मध्य के टेबल से लें और कुछ पीछे के टेबल से प्रश्न लें। इससे क्या होगा कि सभी विद्यार्थी सहज होंगे और सजग होंगे। किसी को अगर थोड़ा बहुत ध्यान भंग हो गया है तो तुरंत वो क्या होगा, आकृष्ट, प्रश्न पूछा गया है तो तुरंत क्या होगा, आकृष्ट हो जाएगा। तो और दूसरा इसमें क्या है, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक प्रश्न जो होने चाहिए वो सिस्टमेटिक होने चाहिए। सिस्टमेटिक का अर्थ क्या है? सिस्टमेटिक का अर्थ है कि जो प्रश्न जो बनाने के जो स्टेप्स दिए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो किया जाए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो स्टेप्स हैं वो 3 लेवल पे हैं। जैसे कि जो आप लोग एग्जाम, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो आपको कुछ प्रश्न काफी सरल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 10 से 15% प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लगभग सभी को आता है। और
लगभग 15 से 20% प्रश्न काफी कठिन होते हैं। वो उन्हीं को आता है जो स्टडी करने वाले विद्यार्थी होते हैं, और बाकी बीच के जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य प्रश्न होते हैं, जो जिस लेवल का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, जिस लेवल का हम आकलन करना चाहते हैं, उस लेवल के वो प्रश्न होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के। तो ये आपका हो गया व्यवस्थित, सिस्टमेटिक। अगला है वैरायटी इन फॉर्म्स एंड डिफिकल्टी लेवल, रूप एवं कठिनाई स्तर। वैरायटी इन फॉर्म्स एंड डिफिकल्टी लेवल। अब प्रश्न, एक ही टाइप के प्रश्न, इसका क्या अर्थ है, आप क्या समझते हैं? प्रश्न के रूप बदलते रहने चाहिए। जैसे कि अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आप लोग कोई कंपटीशन का परीक्षा देते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा वगैरह, तो वहां पे आपको देखते हैं कि उस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होते हैं। वहां पे आपको कुछ प्रश्न बहुविकल्प से होते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स के रूप में होते हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में होते हैं, कुछ मिलान करने के प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्मृति, बोध और चिंतन तीनों लेवल इसमें शामिल हो जाता है। और अगला है अलंकारिक भाषा का प्रयोग न किया जाए। प्रश्न पूछते समय अलंकारिक भाषा का प्रयोग न किया जाए। कभी कभी प्रश्नों को बहुत अच्छा दिखाने के लिए काफी अलंकारित शब्दों का प्रयोग हो जाता है विद्यार्थियों के से या शिक्षक से, तो फिर प्रश्न अपनी वास्तविक रूप को वह खो देती है।